Good morning, students. I hope all of you are well. लास्ट टाइम मैंने जब क्लास ली थी आप लोगों की तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक यूनिट शुरू कर ली थी। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक की इम्पोर्टेंस बताऊं तो दिस यूनिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, केमिस्ट्री आपने ऑप्शनल लिया है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बगैर हो सकता है। दिस यूनिट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेट में 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें से 60 to 70 मार्क्स कवर करती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे। ओके, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग, स्पेक्ट्रो मीन्स रेडिएशन एंड स्कोपी मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं रेडिएशंस का। तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं मैटर के ऊपर और उनका इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन को हम एक डिटेक्टर पर नोट करते हैं। उस डिटेक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देन व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन। ओके, फिर मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि रेडिएशंस यहाँ पे कौन सी टाइप की यूज़ होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे यूज़ होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था, लाइक वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, डुअल कैरेक्टर होता है उनका, ठीक है। उनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप के होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपीज ऑफ 2 टाइप, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, हेयर एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, एटम्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं और जब वो वापस जंप करेंगे लोअर एनर्जी लेवल पे बाय एमिशन ऑफ एनर्जी, इस एमिशन ऑफ एनर्जी को हम नोट कर सकते हैं डिटेक्टर पर, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ओके, देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इट मे रिजल्ट इनटू रेडिएशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। देखो, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो रोटेट भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये एटम ए है, ये एटम बी है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, और रोटेशन के लिए बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर एनर्जी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी है तो वो रोटेशन भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन हो सकती है, अप एंड डाउन वाइब्रेशंस हो सकती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। तो ये जो जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है ना, उसके बेस पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, उसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और हर जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्वांटाइज होती है, आप लोगों ने बोर प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। इसी तरह से रोटेशनल और वाइब्रेशन एनर्जी आर आल्सो क्वांटाइज्ड। द रोटेशनल and vibrational energy levels of a molecule are collectively known as molecular energy levels। ठीक है, अगर इन तीनों को हम कलेक्टिवली एक साथ बोलना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। अच्छा, हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसके पास 6 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ रेडिएशन उसके पास होता है कि रेडिएशन का सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन है। एक स्लिट होती है, स्लिट हमें क्यों यूज़ होती है, क्योंकि जो हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन है इट इज़ अनपोलराइज्ड, ये हर डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को एमिट करता है और हमें क्या चाहिए, एक कंसनट्रेटेड बीम ऑफ लाइट चाहिए, उसके लिए हम स्लिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्लिट चाहिए होती है, उसके बाद हमें एक मोनोक्रोमेटर चाहिए होता है। ये जो सोर्स ऑफ रेडिएशन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, इसमें
अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ की लाइट है, अलग अलग प्लेन में लाइट है, तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, द लाइट विच है वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। तो हमें ऐसी लाइट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम मोनोक्रोमेटर लगा देंगे। ये क्या करेगा, बाकी सारी लाइट को कट ऑफ कर देगा, सिर्फ एक ही प्लेन में, एक ही डायरेक्शंस में लाइट को जाने देगा। फिर हम सैम्पल सेल लेंगे, इसमें हम एक सूटेबल सोलवेंट के अंदर अपना कंपाउंड जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे। जब इसके अंदर से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होगी तो एक ग्रेटिंग की मदद से हम इसको डिफ्लेक्ट कराएंगे लाइट को, और एक डिटेक्टर यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर हम नोट कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अपने कंपाउंड का क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल हमारे पास क्या होता है, देखो, सैम्पल इज अलाउड टू इंटरेक्ट विद सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सम सुटेबल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सैम्पल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सैम्पल। जब भी हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं लाइट का सैम्पल के साथ में, तो सैम्पल क्या करता है, सम सुटेबल टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये एनर्जी जो होती है, ये सुटेबल टाइप, तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करी है सैम्पल ने, ये इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, ठीक है। और जो इस ट्रांसड्यूसर की जो आउटपुट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। सिग्नल कुछ नहीं है, सिग्नल क्या होता है, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ली, इसने सैम्पल के साथ रिएक्ट किया, और जो लाइट यहाँ पे निकली है वो एक सिग्नल की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। ओके, सिग्नल जो प्रोड्यूस हुआ है, इट मे बी ऑफ बाई मेड ऑफ टू पार्ट्स। सैम्पल की वजह से भी सिग्नल हो सकता है, और सम अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट अलोंग विद सैम्पल की वजह से भी हो सकता है। देखो, जो हमने सैम्पल यहाँ पे लिया उसकी वजह से भी सिग्नल आ सकता है, क्योंकि उसके वो भी सुटेबल टाइप ऑफ रेडिएशन जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर सैम्पल के साथ कोई अदर कंपोनेंट भी प्रेजेंट है जो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है इसी तरह से, तो उसकी वजह से भी सिग्नल आ सकता है। बट ये जो सेकंड कंपोनेंट की वजह से जो सिग्नल आया है उसको हम नॉइस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनवांटेड सिग्नल है, हमें चाहिए नहीं है ये, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। तो सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होता है कि एवरेज सिग्नल एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई एवरेज नॉइस एम्पलीट्यूड, कि सिग्नल का जितना एम्पलीट्यूड है उससे नॉइस के एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर देंगे। हमारा बेटर सिग्नल हो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, सिग्नल टू नॉइस रेशो शुड बी ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि सिग्नल टू नॉइस रेशो ग्रेटर होगा तो नॉइस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। तो फॉर ए गुड सिग्नल हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ S/N रेशो, ग्रेटर विल बी द नॉइस रिडक्शन। नॉइस हमारी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात हमने नोट करनी है यहाँ पे कि अगर हमें S/N रेशो को बढ़ाना है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देंगे, हम सिग्नल एम्पलीफायर लगाकर सिग्नल को एम्पलीफाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एम्पलीफायर लगाकर सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तो साथ साथ नॉइस भी हो जाएगी, नॉइस का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमारा S/N रेशो जो है वो ख़राब हो सकता है, यानी कि हम एम्पलीफिकेशन से सिग्नल की हाइट को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके बारे में आप ना सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपोमीटर इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एडजेसेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स और टू वेरी क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत क्लोज आ गई हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर स्पेक्ट्रोमीटर से जिसकी रिजॉल्विंग पावर हाई होती है, उन क्लोज स्पेस लाइन को हम अलग अलग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एक लेंस है जिससे 2 रेज पास हुई हैं, ये हमने प्रिज्म रख दिया, ठीक है। ये जो प्रिज्म है इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, हाई है, तो यहाँ से जो ये लाइट गई है ये यहाँ पे कंटिन्यूस बैंड दिखाई दे रही है, हमें अलग अलग लाइन नहीं दिखाई दे रही, क्लोजली स्पेस लाइन है इसलिए हमें अलग अलग नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जब इस प्रिज्म से पास आउट हुई ये लाइन और लेंस 2 से पास हुई तो ये डिफरेंट लाइन्स हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इसकी दोनों की वजह से अलग अलग सिग्नल आएगा, एक की वजह से सिग्नल 1 आएगा, दूसरी की वजह से सिग्नल 2 आएगा, ओके। तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है इज़ इक्वल टू B, यानी कि बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म
and dn by d lambda. Then what is dn by d lambda? Dn by d lambda represent the change in the refractive index of material of the prism with change in the wavelength of incident light. ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और d क्या है? हाँ, वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की, ठीक है। तो फॉर हायर रिजॉल्विंग पावर dn by d lambda शुड बी हाई, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई होगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल जितना अच्छा होगा, इसकी बेस लाइन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास में रिजॉल्विंग पावर हाई होगी। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी एंड बोर ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। देखो मॉलिक्यूल 4 टाइप की एनर्जी शो करता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल की किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसकी मोशन की वजह से मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास में रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल की रोटेशन की वजह से होती है। तो ये फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मॉलिक्यूल का। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन से अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता है वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर रोटेशन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लाइन है ऐसे और उस लाइन को हम घुमाएं तो भी मॉलिक्यूल ऐसे ही रोटेट कर सकता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी क्या होगी? रोटेशनल एनर्जी होगी। थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल शो करता है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल की टू एंड फ्रो रोटेशन जो होती है उसकी वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये टू एंड फ्रो रोटेशन करता है, ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये ए एटम है, ये बी एटम और ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। तो मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किस वजह से होती है? विच इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इनटू द ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल टू हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये इसके लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमने मॉलिक्यूल को इतनी इनफ एनर्जी दी है कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल शो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो टोटल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, इट इज़ सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। बट जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो बहुत ही कम होती है। उसके लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो नेग्लिजिबल एनर्जी होती है। तो इसलिए हम टोटल एनर्जी को भी लिख सकते हैं कि हम ट्रांसलेशनल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है वो कितने टाइप का होता है। अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में देखा कि मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट टाइप की क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल को शो करता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन जो डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल खुद ही इतनी स्मॉल है कि अगर हम एक ट्रांसलेशनल लेवल से दूसरे ट्रांसलेशन लेवल में मॉलिक्यूल जा रहा है तो उनके बीच के डिफरेंस को हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इस वजह से हम ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से टाइप का स्पेक्ट्रा होता है? सबसे पहले प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल वो किस रीजन में लाई करती है? माइक्रोवेव रीजन में लाई करती है, जहाँ पे वेव नंबर हमारा होता है 1 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आप इसको ना वेव नंबर की फॉर्म में बता सकते हो, फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में बता सकते हो, लैम्डा की फॉर्म में बता सकते हो, मतलब जो आपको अच्छे से याद रहती है, सुटेबल लगती है आपको, तो आप उस फॉर्म में आप एनर्जी को लिख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम? हेयर द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द एनर्जी is so small that it can cause transition only from one rotational level to another। मतलब जो मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे। तो इसलिए वो क्या कर सकता है?
रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे सकता है, एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल तक पहुंच जाता है, और इसको हम बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये पूरे जो जितना भी स्पेक्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा एक टॉपिक है। इस तरह से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर हमने जो मॉलिक्यूल को एनर्जी दी है, एनर्जी या मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, इट इज़ sufficiently large that it can cause transition from one vibrational level to another vibrational level। अगर मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। देखो वाइब्रेशन के मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के लिए, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, ये एटम ए है, ये एटम बी है, और ये इनके बीच की मोल लेंथ है। तो मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज़ हाई देन रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करता है तो ठीक है। तो इट मीन्स अगर मॉलिक्यूल ने वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो ऑटोमेटिकली रोटेशन तो मॉलिक्यूल के अंदर होगी होगी। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर रोटेशन ट्रांजिशन आल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेस होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रोटेशनल स्पेक्ट्रा से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसमें रोटेशनल लेवल के अंदर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल इंक्लूड्स होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। और ये जो स्पेक्ट्रा होता है वो IR रीजन के अंदर परफॉर्म होता है, मतलब मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसका वेव नंबर होता है 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसलिए इसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का स्पेक्ट्रा हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल ने स्टिल हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जिससे मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है, ठीक है, तो हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसने, तो वो क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देगा। अब देखो इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी आ गया और रोटेशनल एनर्जी लेवल भी आ गया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी ऑक्योर होंगी और रोटेशनल ट्रांजिशन भी ऑक्योर होंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, बहुत क्लोजली स्पेस लाइन हमें मिलती है इसके अंदर। तो इन क्लोजली स्पेस लाइन को हम क्या कहेंगे, बैंड सिस्टम कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो हमारे पास में होता है वो एक बैंड सिस्टम होता है, क्लोजली स्पेस लाइन ड्यू टू रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। बैंड स्पेक्ट्रा जो होता है वो विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, बट यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बजाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ में, तो मैटर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसको स्कैटर कर देता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। रमन ने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको रमन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट स्कैटर हुई है उसके पास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन भी होती है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट ने इंसिडेंट किया उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट भी स्कैटर होती हैं और उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट भी स्कैटर होती है। इन पूरे टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, बस इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन द न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। न्यूक्लियर स्पिन जो होती है ना मॉलिक्यूल की, वहाँ पे ट्रांजिशन होती है, ठीक है। और यहाँ ये कब होएगी, जब हम मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन एनर्जी लेवल्स व्हेन द मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो आज हम इतना ही टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो अपलोड होने में भी टाइम लेती है और फिर तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी रिकॉर्ड करने में। तो बच्चों आज दिक्कत मुझे पता है तुम लोगों को क्या आने वाली है, फिर से ब्लर दिखने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने ना हर चीज़ को बोल के बता दिया है, तो उससे तुम्हें प्रॉपरली समझ आ जाएगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो तुम्हें ना
1 या 2 दिन के लिए और एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैम ने ना सारा सेटअप के लिए ऑर्डर कर रखा है, फ़ोन कैमरा के लिए भी, माइक के लिए भी। तो 1-2 दिन तुम ऐसे एडजस्ट कर लो, उसके बाद हम प्रॉपर अच्छे से क्लास लेंगे। ठीक है, गुड बाय, ओके।